नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास हर पल, हर सेकंड कितनी कमाल की चीजें हो रही हैं? खाना पकाने से लेकर सांस लेने तक सब कुछ एक चमत्कार से जुड़ा है। तो चलिए आज इसी रोजमर्रा की केमिस्ट्री की दुनिया में एक छोटा सा सफर करते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। 3 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना और खाने का पकना। देखने में तो कोई कनेक्शन नहीं लगता है ना, पर इन सब के पीछे एक ही साइंटिफिक सच छिपा है। क्या गेस कर सकते हैं? बिल्कुल सही, ये सभी हैं केमिकल रिएक्शंस। हाँ, यही वो प्रोसेस है जो हमारी दुनिया को लगातार बदल रहा है। और यही वो टर्म है जिसे आज हम आसान भाषा में समझेंगे। तो ठीक है, हमने ये टर्म तो सुन लिया, केमिकल रिएक्शन। पर इसका आखिर मतलब क्या होता है? चलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से तोड़कर देखते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई चीज अपनी असली पहचान और गुण यानी प्रॉपर्टीज खोकर एक बिल्कुल नई चीज बन जाती है, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सोचिए, दूध अब दूध नहीं रहा, वो दही बन गया। मतलब जो शुरुआत में था वो अब है ही नहीं। ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? क्या इसके कोई साइंस होते हैं, कोई इशारे? जी हाँ, बिल्कुल। और अक्सर ये साइंस हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं। तो ये हैं वो 4 बड़े इशारे। पहला, चेंज इन स्टेट, जैसे कोई सॉलिड चीज पाउडर बन गई। दूसरा, चेंज इन कलर, जैसे लोहे का रंग जंग लगने पर बदल जाता है। तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, मतलब गैस का निकलना। और चौथा, चेंज इन टेम्परेचर, यानी उस चीज का अचानक ठंडा या गर्म हो जाना। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, जब एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, वो एकदम तेज सफेद रोशनी के साथ जलता है और एक सफेद पाउडर में बदल जाता है। अब यहां नोटिस कीजिए, एक सॉलिड मेटल रिबन से पाउडर बन गया, ये हुआ चेंज इन स्टेट। और सिल्वर रंग से सफेद हो गया, ये हुआ चेंज इन कलर। देखा, एक साथ दो साइंस। और अब इस इमेज में देखिए, जब जिंक के दानों पर एसिड डाला जाता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलने लगते हैं। ये है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। और इस प्रोसेस में कंटेनर खुद ब खुद गर्म हो जाता है, जो है चेंज इन टेम्परेचर। केमिस्ट्री के इशारे सच में हर तरफ हैं। अच्छा, अब इतने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, हर बार इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस कौन लिखेगा, है ना? इसीलिए साइंटिस्ट ने एक शॉर्टकट, एक स्पेशल लैंग्वेज बनाई है जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। ये स्लाइड इस एवोल्यूशन को बिल्कुल परफेक्टली दिखाती है। देखिए, पहले एक पूरा लंबा सेंटेंस है, फिर उससे थोड़ा छोटा करके वर्ड इक्वेशन बनाया गया, और आखिर में सिंबल्स का इस्तेमाल करके एक छोटी सी साफ सुथरी और पूरी दुनिया में समझी जाने वाली केमिकल इक्वेशन लिखी गई है। Mg + O2 goes to MgO। कितना एफिशिएंट है ना? अब हर केमिकल इक्वेशन के 2 मेन हिस्से होते हैं। एरो के लेफ्ट साइड पर होते हैं रिएक्टेंट्स, यानी वो चीजें जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं। और एरो के राइट साइड पर होते हैं प्रोडक्ट्स, यानी वो नई चीजें जो रिएक्शन के बाद बन रही हैं। लेकिन एक मिनट, सिर्फ इक्वेशन लिख देना ही काफी नहीं है। इन्हें लिखने का एक बहुत बहुत जरूरी नियम है। उन्हें बैलेंस करना पड़ता है। पर क्यों? आखिर इस बैलेंसिंग की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब नेचर के एक बुनियादी नियम में छिपा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब है कि एक केमिकल रिएक्शन में आप ना तो कोई नई चीज पैदा कर सकते हैं और ना ही किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। सिंपल भाषा में, एटम्स सिर्फ अपनी जगह बदलते हैं। इसलिए जितने एटम्स हर एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड पर हैं, उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड पर भी होने ही चाहिए। बैलेंस जरूरी है। तो चलिए इस नियम को एक्शन में देखते हैं। ये एक स्केलेटल इक्वेशन है। स्केलेटल मतलब अभी ये सिर्फ एक ढांचा है, ये बैलेंस नहीं है। यहां आयरन यानी Fe स्टीम यानी H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमारा मिशन, इसे बैलेंस करना। सबसे पहला काम, गिनती करना। इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है कि मामला गड़बड़ है। रिएक्टेंट साइड पर सिर्फ एक आयरन एटम है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर 3 हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन एटम्स भी अनबैलेंस्ड हैं। एक तरफ 1, दूसरी तरफ 4। सिर्फ हाइड्रोजन अभी बराबर है। अब हम यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। पहले एक को पकड़ेंगे, फिर दूसरे को। स्टेप 1, जैसा स्लाइड में दिख रहा है, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। RHS पर 4 ऑक्सीजन है, इसलिए हम LHS पर H2O के आगे 4 लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर इससे LHS पर हाइड्रोजन 8 हो गए। तो स्टेप 2 में हम RHS पर H2 के आगे 4 लगाकर हाइड्रोजन को भी 8 कर देते हैं।
अब हाइड्रोजन भी बैलेंस। और आखिर में स्टेप 3, LHS पर 1 आयरन है और RHS पर 3। तो हम सिंपली LHS पर Fe के आगे 3 लगा देते हैं। और ये हो गया, ये रही हमारी फाइनल परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप दोनों तरफ काउंट कर सकते हैं, हर एलिमेंट के एटम्स बिल्कुल बराबर हैं। और हाँ, ये जो S और G सिंबल्स देख रहे हैं, वो सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट बताते हैं। S फॉर सॉलिड और G फॉर गैस। ओके, तो अब जब हम इक्वेशन लिखना और बैलेंस करना सीख गए हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि रिएक्शंस के कुछ कॉमन टाइप्स कौन से होते हैं। यहाँ 2 सबसे आम टाइप्स हैं। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम से ही साफ है, इसमें 2 या ज्यादा चीजें जुड़कर एक चीज बनाती हैं। सोच लीजिए A + B मिलकर AB बनाते हैं। और दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये बिल्कुल उल्टा है। इसमें एक बड़ी चीज टूटकर 2 या ज्यादा छोटी चीजों में बट जाती है। मतलब AB टूटकर A + B बनाता है। सिंपल है ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल पता है क्या है? दीवारों पर होने वाली सफेदी। जब चूने को दीवार पर लगाते हैं तो वो हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक चमकदार सफेद परत बनाता है। सोचा था कभी कि पुताई करना भी केमिस्ट्री है? और आपने शायद नोटिस किया हो, जब चूने में पानी मिलाते हैं तो बर्तन गर्म हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी बाहर निकलती है, उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एक्सो का मतलब आउट यानी बाहर, और थर्मिक मतलब हीट, हीट बाहर निकल रही है। और अब एक बिल्कुल माइंड ब्लोइंग फैक्ट, हम जो सांस लेते हैं यानी रेस्पिरेशन, वो प्रोसेस भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी रिलीज करता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं। मतलब हम सब चलती फिरती केमिकल फैक्ट्रीज हैं। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? अगर हर रिएक्शन, छोटा या बड़ा, सिर्फ एटम्स का एक खेल है, एक रीअरेंजमेंट है, तो सोचिए इस नॉलेज के साथ फ्यूचर में हम क्या क्या बना सकते हैं। बेहतर मेडिसिन्स, मजबूत मटेरियल्स, साफ सुथरी एनर्जी, संभावनाएं अनंत हैं।